दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल 5 जन्ने फॉर ऑल पे एक बार फिर से स्वागत बंधन अभिनंदन करता हूं। जैसा कि भूगोल की यात्रा पे हम निकले हैं और भूगोल की कक्षाएं आपको निरंतर मिल रही हैं और आप लोग का स्नेह प्यार दोनों भी मिल रहा है कमेंट बॉक्स के जरिए। तो मैं और ऊर्जावान्वित होकर अगले क्लासों में आपके सामने आता हूँ। ऐसे ही प्यार स्नेह बनाए रखें। जैसा कि कल की जो कक्षा है, कल की जो क्लास थी, उसमें हमने अक्षांशीय देशांतरी रेखा पढ़ा, लेकिन उस रेखा में थोड़ी सी तिथि रेखा पे लोगों की क्वेरीज थी, उसको आइए देख लेते हैं। तो आज की जो कक्षा है, आज का जो टॉपिक आप देख रहे हैं कि पृथ्वी की गति, पृथ्वी कैसे घूर्णन करती है, कैसे परिक्रमण करती है, उसके बारे में हम जानेंगे। दिन और रात कैसे होते हैं, साल कैसे बीतते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए उससे पहले हम तिथि रेखा के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं, जिससे आप लोग की क्वेरी दूर हो जाए। और हाँ, और एक और क्वेरी थी कि हम एग्जैक्ट समय अक्षांशीय देशांतरी रेखा को लेके एग्जैक्ट समय कैसे निकालेंगे, तो उसके बारे में भी हम चर्चाएं करेंगे। उसके बाद हम अपने आज के टॉपिक पे चलेंगे। तो आइए देख लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि जो तिथि रेखा मानी गई है वो 180 डिग्री है, ना ही उत्तरी ना दक्षिणी। ये 180 डिग्री एक रेखा है और 0 डिग्री, 0 डिग्री के अपोजिट 180 डिग्री और 180 डिग्री का अपोजिट 0 डिग्री, ये एक ही रेखा है। इसको माना गया है 0 डिग्री यानी ग्रीनविच मीन टाइम, यानी समय का प्रारंभ। जो 00 आवर हम देखते हैं स्टेशनों पे, जो घड़ियों पे जब 12 रात को बजते हैं तो 00 आवर हो जाता है। तो 00 आवर से लेके और अगले 00 आवर तक अगर हम घूम के आएंगे तो हम फिर 0 डिग्री पे ही आएंगे। बस यही अंतर ये रहेगा कि हम नॉर्थ में नहीं, हम साउथ में आ जाएंगे, फिर साउथ में नहीं नॉर्थ में चले जाएंगे। ये चेंजेस होते रहेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में जान लेते हैं। और मैंने एग्जाम्पल दिया था नए साल का, तो नए साल पे ही वो एग्जाम्पल है और उसी को समझ लेते हैं। दिमाग में बस एक कॉन्सेप्ट लेके चलिए कि जब भी हम इस तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो एक दिन का फायदा होगा, और जब भी हम तिथि रेखा से पूर्व से पश्चिम की तरफ आएंगे तो एक दिन का घाटा होगा। जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल दिया था, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। जैसे पृथ्वी को हम खोलेंगे, जैसे ये तो गोल है, तो जब पृथ्वी को खोलते हैं ये यू घूमी हुई है, यानी कि ये चपटी एक गोल है। ये जब मैप पे हम बनाते हैं तो इसको पूरी खोल के, हर कॉन्टिनेंट को खोल के, लेकिन पृथ्वी ऐसे गोल है। ये देखिए, ये गोल है। इसमें 0 डिग्री भी एक ही तरफ है और 180 डिग्री इधर, यानी कि इस पे गोल, दोनों को घुमा दिया गया। हम अगर इसको घुमा दें, इसको एक फोल्ड कर दे, जैसे पेपर फोल्ड होता है, तो वैसे ये 0 और 180 दोनों एक ही जगह आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ आपको ओपन करके बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको दूर कर देंगे। उम्मीद है कि दूर हो जाएंगे। थोड़ा सा ग्लोब पे समझ लेते हैं, फिर हम वहां समझेंगे। जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण दिया था। ऑस्ट्रेलिया देखिए यहाँ है। अगर हम नया साल, यानी कि अगर हम 1 तारीख ऑस्ट्रेलिया पे मनाते हैं और यहां से हमने विमान लिया और उड़ के स्थिति रेखा को क्रॉस करके हम आ गए यहाँ अमेरिका शिकागो में, यानी कि हम 1 तारीख को यहाँ मनाए और हम उड़ान भरे अपनी, तो हमने सोचा कि यहाँ 2 तारीख को पहुंचेंगे, लेकिन जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ भी तो 1 तारीख ही हो रही थी, क्योंकि हमें एक दिन का फायदा है। वही तो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ निकलेंगे, जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ जैसे तिथि रेखा को क्रॉस करेंगे वैसे एक दिन का फायदा होगा। यानी कि अगर 1 तारीख को हम यहाँ से निकलेंगे नया साल मना के, तो हम सोच के निकलेंगे कि हम 2 तारीख को पहुंचेंगे, लेकिन हम पहुंचेंगे यहाँ 1 तारीख को ही, क्योंकि एक दिन का हमें फायदा हो रहा है। और यहाँ अगर हम 1 तारीख समझ के निकलेंगे तो सोचेंगे कि यहाँ हम पहुंचेंगे 2 तारीख को, लेकिन यहाँ हम पहुंचेंगे 3 तारीख को, तो एक दिन का घाटा होगा। तो वही चीजें मैंने कल की कक्षा में आपको समझाई, थोड़ी बहुत क्वेरी थी, होता है, इसको समझ लीजिए। और किताबों में इसके डिफिनीशन अलग अलग दिए हुए हैं, लेकिन किताबों से नहीं, हम अपने दिमाग से मैप, ज्योग्राफी यानी मैप, ग्लोब मैप अपने साथ रखिए। जब भी ज्योग्राफी का अध्ययन करें, चाहे किताबों से करें चाहे कहीं से करें, यूट्यूब तो एक माध्यम है आपको मार्गदर्शन करने का, हम मार्गदर्शन दे सकते हैं, पढ़ना आपके हाथ में। तो ये तिथि रेखा का क्वेरी थी। और एक क्वेरी थी आपकी कि हम एग्जैक्ट समय निकालें कैसे। जैसे मैंने अक्षांशीय
ये अक्षांशीय रेखा है और ये देशांतर रेखा। इसको मैंने समझाया था कि ये इक्वेटर पे देशांतरी रेखा का इक्वेटर पे दूरी 111.15 होती है, लेकिन जैसे जैसे ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या साउदर्न हेमिस्फीयर पे जाता, जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे इसकी दूरी घट घट के 0 हो जाती है, यानी कि शून्य पर पहुंच जाती है। तो मैंने एग्जांपल दिया था अपने प्यारे भारत का। हमारा प्यारा भारत ये 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा है। ये कर्क रेखा हमारे भारत को बीचों बीच काटती है, बीचों बीच से जाती है, 8-9 राज्यों से गुजरती है। इसको जब हम आगे कॉन्टिनेंट पढ़ाएंगे तो प्रत्येक रेखाएं किस किस देशों से गुजरती है, कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, कौन कौन से शहर आते हैं। यूपीपीएससी में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे एक बार सवाल आ गया था कि कर्क रेखा इनमें से किस जिले या किस क्षेत्र से या किस प्लेस से नहीं गुजरती है, तो 4 प्लेस दे दिए जाएंगे, जैसे लखनऊ, दिल्ली, उज्जैन, भोपाल, ऐसे आपको दे दिए जाएंगे। तो आपको उसमें मैप के अकॉर्डिंग जब मैप का अध्ययन करेंगे आप, तो उसमें समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्षेत्र, ये प्लेस, ये कहाँ है। तो हम एग्जांपल लेते हैं भारत का। भारत का जो मानक समय माना गया है, और जहाँ तक ये मानक समय का जो सवाल है, यानी कि एक रेखा पे ही पूरे देश का समय निर्धारित हो, वैसे प्रत्येक देश के अपने अपने मानक समय हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि रशिया का 9 है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ्रांस का है 12। देश छोटा है, उसकी जो देशांतरी जो विस्तार है वो कम है, लेकिन वो मान सकते हैं। हमारे भी हम भी अपने यहाँ अगर चाहें तो 2 घंटे का जो अंतराल है उसको कई मानक समय में विभाजित करके मान सकते हैं, लेकिन वो अपने अपने कॉन्टिनेंट के पॉलिसी पर निर्भर करता है, अपने अपने कॉन्टिनेंट के सुविधा अनुसार। पश्चिमी देशों में थोड़ा सा उन लोग के यहाँ जो अभाव यानी कि समय का, यानी कि वो लोग समय को बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं। थोड़ा सा हम उससे पीछे हैं, लेकिन हम आ जाएंगे, ट्रैक पे आ जाएंगे। तो इसीलिए वो समय को और बचाने के लिए वो कई मानक समयों का निर्धारण किए, कई मानक तिथि रेखाओं का, कई समय रेखाओं का निर्धारण किया है, जिससे उनके समय का बचत हो सके। तो एग्जैक्ट हम समय निकाले कैसे? जैसे हम मान लेते हैं कि दिल्ली जो राजधानी हमारे देश की, दिल्ली ये नॉर्दर्न रीजन है। दिल्ली लगभग 28.5 डिग्री नॉर्थ, और जो नॉर्थ और जो ईस्टर्न रीजन यानी कि जो ये देशांतरी रेखा है, ये लगभग 77.5 डिग्री है, लगभग 77.5 डिग्री है। तो हम 77.5 डिग्री से समय तो निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन जब तक हमें नॉर्थ या साउथ नहीं मालूम रहेगा कि वो नॉर्थ में किस अक्षांश पे है, साउथ में किस अक्षांश पे है, तो हम उसे नहीं पता लगा पाएंगे। जैसे हम यहाँ से चले 0 डिग्री से, तो हमें ये पता है कि 5.5 डिग्री हमारी जो मानक समय 82.5 डिग्री मानी गई है, वहां 5.5 घंटे का अंतराल आता है। तो ये तो घंटे में हमने निकाल लिया। घंटे में कैसे निकाला, हमने आपको कल बताया था कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, यानी कि पृथ्वी अगर 1 डिग्री अपने अक्ष पे घूर्णन करती है तो वो 4 मिनट का समय लेती है। वैसे ही 82.5 डिग्री पे जब आएगी तो इसको हम 4 से गुणा कर देंगे। 4 दूनी 8, 8 चौका 32, यानी कि ये हो जाएगा आपका 338 मिनट। इसको अगर घंटे में बदलना है तो फिर हम इसको 60 से भाग दे देंगे, तो घंटे में लगभग 5 घंटे 28 या 29 मिनट आएंगे। तो ये हो गया समय का निर्धारण। दूरी का निर्धारण भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। जैसे कि दूरी, जैसे हमने बताया कि देशांतरी रेखाओं के बीच की दूरी 111.15 किलोमीटर है, तो दूरी का निर्धारण आप लगा सकते हैं। लेकिन आप 82 डिग्री पे पहुंच तो गए, लेकिन कहाँ पहुंचे? 82 डिग्री तो यहां से शुरू होती है और यहाँ को खत्म होती है। तो आप 5.5 घंटे चले भी और भटक गए, कहीं चले गए इधर उधर। तो आपको नॉर्थ और साउथ का भी पता होना चाहिए, अक्षांशी देशांतरी अक्षांशी रेखाओं का भी पता होना चाहिए। यानी कि हमारा दिल्ली 28 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और 77.5 डिग्री ईस्टर्न देशांतर, यानी कि लॉन्गिट्यूड, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड
और 28 डिग्री लेटीट्यूड पे हमारा दिल्ली है। तो हम एग्जैक्ट टाइम निकाल सकते हैं। जैसे हमने समय निकाल के इस रेखा पे पहुंच गए, फिर इस रेखा पे पहुंच के हम वहां से 28 डिग्री कंपास के जरिए या फिर जैसे भी आप उसको निकाल के आप दिल्ली तक पहुंच सकते हैं। दूरी निकालनी है तो अक्षांशों में दूरी निकालनी है तो 100 इन्हीं डिग्री को 111.1 देशांतर रेखा 111.15 किलोमीटर से गुणा कर देंगे और अक्षांश का जब दूरी निकालनी है तो 111.13 से गुणा कर देंगे। आपको दूरी भी निकल जाएगी और एग्जैक्ट आपको प्लेस का भी पता चल जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ पाए होंगे। इसको एक नहीं 2 बार 3 बार देखिएगा इस वीडियो को, तो आपको एग्जैक्ट तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। शायद मैं आपको समझाने का प्रयास जो कर रहा हूं वो समझ गए होंगे। तो आगे हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे, जो कि पृथ्वी की गतियां। और हाँ, और एक चीज और देख ले। जैसे ये पृथ्वी है, इसको मैंने 0 डिग्री देशांतरी माना, तो समय का निर्धारण कुछ भी दे दे आपको, इस किताब में कुछ भी दे दे, जैसे दे दिया कि 20 डिग्री ईस्ट या फिर दे दिया 20 डिग्री वेस्ट, तो आप 0 से उसको माइनस कर देंगे। जैसे 20 डिग्री ईस्ट दे दिया या 20 डिग्री वेस्ट दे दिया, तो जितनी डिग्री चली उसको 4 से गुणा करके, अगर 4 से गुणा करेंगे तो 80 आया, 80 डिग्री ईस्ट, सॉरी 80 मिनट आया, 80 मिनट आया। 80 मिनट को 60 से भाग दे देंगे तो घंटे में बदल जाएगा। तो वैसे ही आप अगर वेस्ट जाते हैं तो आपको 0 में से माइनस करना है, ना कि प्लस। यानी कि अगर यहाँ रात के 12 बजे हैं और हमें 20 डिग्री ईस्ट जाना है तो हम समय को जोड़ेंगे। यानी कि 12 से अगर इसको 1 घंटे 20 मिनट जोड़ेंगे इसमें, तो हम इधर को आएंगे। लेकिन अगर इस 12 में अगर 1 घंटे 20 मिनट हम माइनस करेंगे तो अमेरिका के क्षेत्र में पहुंच जाएंगे, अमेरिका में पहुंच जाएंगे। तो ये होगा आपका 10:40 और ये होगा 1:20। ये अंतर आता है। ये 12 है, आगे जाएंगे तो उसमें समय जुड़ेगा और 0 से यानी कि 12 बजे रात से अगर हम GMT से पीछे को आएंगे तो समय माइनस होगा। इसका भी ध्यान रखिएगा। और AM PM इसी तर्ज पे निर्धारण किया गया, यानी कि आफ्टर मेरिडियन और पास्ट मेरिडियन। यानी कि AM यानी कि जब 0 पे सुई होगी, जो घड़ी की सुई होगी वो 0 बता रही होगी, तो आप इधर को आएंगे तो AM होगा, इधर को आएंगे तो PM होगा। इस चीज को मुझे उम्मीद है कि इस चीज को आप समझ गए होंगे। तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। समझाने का मैंने अपने स्तर से प्रयास किया। और अब आ जाते हैं हम पृथ्वी की गतियों पे, और तब आपको अक्षांशीय देशांतरी रेखाओं के बारे में कोई क्वेरी नहीं रहेगी जब आप पृथ्वी की गतियों को समझ लेंगे। दिन और रात कैसे होता है, साल कैसे बीतते हैं, इसको आप समझ लेंगे। जैसे ये है हमारी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जैसे अगर हम इसको मान लें, ये भाग पूरा 180, ये भाग पूरा 180, और इसको अगर हम 20 से काट दें तो ये भाग 90, ये 90, ये 90, ये 90। तो हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी हुई, यानी कि हमारी पृथ्वी का जो झुकाव है वो यूं है। इसी अक्ष पे झुके होने के कारण दिन और रात हमारी पृथ्वी पे समान नहीं है। ग्लोब पे समझ लेते हैं। जैसा कि हम
किताबों में पढ़ते हैं कि जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। जापान को कैसे उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है, आइए समझ लें। जैसे ये है तिथि रेखा, सूर्य यहाँ को है, ये तिथि रेखा है, यहाँ जापान है, यहाँ भारत है। तो जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ, जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में बताया था आपको कि पश्चिम और पूर्व जो दिशा है वो मान ली गई है कि पश्चिम और पूर्व, यानी कि अगर हम इधर से इधर को इसको घुमाएं तब तो ये पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर इधर खड़ा है तो उसके तो पूर्व से पश्चिम की तरफ चलेगी। तो हमने इसको मान लिया है अपने अकॉर्डिंग, यानी कि हम किस दिशा में खड़े हैं और पृथ्वी कैसे घूर्णन कर रही है, इसको मान लिया गया है। और दिन और रात ये भी दिमाग का वहम है, भ्रम है। दिन और रात पृथ्वी पे होता नहीं है, केवल ये दिन और रात पृथ्वी के अपने घूर्णन और परिक्रमण के कारण ही हमें समझ में आता है। यानी कि चारों स्थिति, दिन रात शाम सुबह, चारों स्थिति कहीं ना कहीं इस पृथ्वी पे पूरे 24 घंटे में पड़ती ही है। तो ये एक अपने, जैसे हम भारत में हैं, हमारा प्यारा भारत है, ये अगर एकदम सूर्य के सामने है तो दोपहर के 12 बज रहे हैं। जैसे जैसे ये फिर ये पूर्व की तरफ घूमता जाएगा तो शाम होगी, यहाँ आ जाएगा इस साइड तो शाम होगी, सूर्य थोड़ा थोड़ा दिखेगा, इधर वालों के लोगों को सूर्य पूरा दिखने लगेगा, फिर इधर वाले लोगों को सूर्य अभी उगता हुआ दिखेगा, यानी कि अब सूर्य धीरे धीरे आ रहा है, हमारे पास सूर्य धीरे धीरे आ रहा है। वैसे ही हम जापान को उगते हुए सूर्य का देश इसीलिए कहते हैं कि ये मानक तिथि रेखा है, ये जो है ये मानक तिथि रेखा है। तो ये पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ जो अपना घूर्णन कर रही है अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री, अंतरिक्ष में जैसे ये पृथ्वी ऐसे लटकी हुई है तो हमारे हाथ पे है, लेकिन अंतरिक्ष में ऐसे माना जाता है, ऐसे लटकी हुई है। तो जब पृथ्वी सबसे पहले घूम के यहाँ पहुंचेगी तो ये तो जापान है, तो अगर हम वहाँ होते तो हम भी देख पाते, लेकिन खैर जापानियों को वो सबसे पहले दिखता है। तो अगर जापान में कोई आपका दोस्त है, अगर वो आपसे दूरभाष यंत्र पे आपसे वार्तालाप करेगा तो वो तो कहेगा यार मित्र मेरे यहाँ तो दोपहर के समय हो रहे हैं, 10 या 12 बज रहे हैं। आप कहेंगे नहीं यार मेरे यहाँ तो अभी सुबह होने को है। तो वही बस वहम है, मान लिया गया है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, इसीलिए इसको सबसे पहले जापान सूर्य के सामने पड़ता है, इसीलिए इसे उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही, अपने अक्ष पे घूम रही पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो ये आप समझ पाए हैं, एक बार फिर से ब्रीफ में समझ लीजिए। आप ग्लोब पे नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको एक अपने मोबाइल से समझा देता हूं। ये देखिए, ये मोबाइल है हमारा, ठीक, ये पूर्व, ये पश्चिम और ये आपका उत्तर और ये दक्षिण, 4 दिशाएं हैं। सूर्य इधर को है, सूर्य पूर्व की तरफ पड़ा तो इधर सुबह, इधर के लोग कहेंगे हमको सूर्य नहीं दिख रहा तो इधर रात, इधर के लोग कहेंगे कि यार अभी धीरे धीरे हमको दिख रहा है तो इधर सुबह, इधर के लोग कहेंगे कि अब सूर्य हमारे से जा रहा, हमें छोड़ के जा रहा, हमें अकेला छोड़ के आज के लिए, फिर कल आएगा, तो सूर्य जा रहा है तो इधर शाम। तो आप इसको ऐसे घूम रहे, पृथ्वी ऐसे घूम रही, पृथ्वी ऐसे घूम रही, अपने अक्ष पे घूर्णन के साथ साथ ये पूरी परिक्रमा भी कर रही। परिक्रमण के लिए आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये परिक्रमा भी कर रही, पहले घूम रही, पहले ऐसे घूम रही। तो इसी से हम दिन और रात का निर्धारण करते हैं। दिन और रात के निर्धारण में थोड़ा सा फैक्ट पे कुछ ध्यान दे लेते हैं। इसको घूर्णन गति कहते हैं, ये दैनिक गति भी इसको कहते हैं, यानी कि एक दिन की गति कहते हैं। और इसका जो एक घूर्णन होता है वो 23 घंटे 56 मिनट लगभग 9 सेकेंड, इतने समय में ये पृथ्वी एक चक्कर अपने अक्ष पे घूमती है। तो इससे क्या होगा, दिन और रात अलग अलग होते हैं। प्रत्येक अक्षांशों पे दिन और रात आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। जैसे अगर पृथ्वी अगर 23.5 डिग्री न झुकी होती तो प्रत्येक जगह, प्रत्येक क्षेत्र में दिन और रात समान होते। लेकिन जब पृथ्वी उत्तरायण रहती है, सूर्य जब उत्तरायण होता है, यानी कि सूर्य जब नॉर्दर्न रीजन में पहुंचता है डायरेक्ट, जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया था कि 23 डिग्री नॉर्थ से 23 डिग्री साउथ पर
सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, यानी कि उसके बाद से सूर्य की किरणें क्षैतिज पड़ने लगती हैं, तिरछी पड़ने लगती है। जैसे एक सवाल पूछा गया था यूपीपीएससी में, चार अपने भारत के बारे में चार जगहों के, चार जिलों के नाम दे दिए गए थे, जैसे जम्मू कश्मीर, चेन्नई, दिल्ली और लखनऊ। इसमें पूछा गया था कि सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रात कहाँ होती है। तो आप देखते हैं कि पृथ्वी, ये जो भारत है, जो कर्क रेखा है वो भारत को बीचों बीच से गुजरती है। तो जम्मू कश्मीर यहां है, तो यहां दिन भी बड़ा होगा और रात भी बड़ी होगी। यानी कि जब सूर्य उत्तरायण को जाएगा, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब जाएगा, सूर्य नहीं जाएगा, पृथ्वी घूर्णन करते हुए सूर्य की परिक्रमा कर रही है। जब पृथ्वी घूर्णन परिक्रमा रिवॉल्यूशन के बारे में हम बताएंगे, तो जब पृथ्वी घूमते घूमते ऐसी स्थिति आ जाती है जब सूर्य की किरणें लंबवत उत्तरी अक्षांश में पड़ने लगती है, तो दिन बड़ा हो जाता है, रातें छोटी हो जाती हैं। और पोल पे, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, यहां 6 महीने दिन ही दिन रहता है, यहां 6 महीने रात ही रात रहती है। वो कैसे समझते हैं? जैसे उल्टा पकड़ लिया मैंने आपको समझाने के लिए। जैसे ये पृथ्वी है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करती है, सूर्य आपका इधर को है, यानी कि उत्तरायण है। तो ये वाला पोल, ये इस वाले पोल पे चाहे पृथ्वी घूम के यू घूम के यहां आ जाए, तब भी ये सूर्य की किरणें लंबवत यहीं पड़ेंगी। जब ये पृथ्वी घूम के फिर जब इस पोजीशन में आ जाएंगी, तो यहां रात हो जाएगी, यहां दिन हो जाएगा। समझ रहे हैं? यहां रात होगी, यानी यहां 6 महीने की रात ही रात होगी, यहां 6 महीने का दिन ही दिन होगा। जब सूर्य दक्षिणायन होगा तो साउथ पोल पे 6 महीने का दिन होता है। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो नॉर्थ पोल पे 6 महीने का दिन होता है। और जब सूर्य इक्वेटर से जैसे जैसे ऊपर जाता है, वैसे वैसे प्रत्येक रेखाओं पे, जैसे यहाँ अगर 12 घंटे का दिन है तो यहाँ 13 घंटे का दिन हो जाएगा, यहाँ 14 घंटे का हो जाएगा, यहाँ 15 घंटे का हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये दिन की अवधि बढ़ते बढ़ते यहाँ 24 घंटे में तब्दील हो जाएगी और यहाँ दिन ही दिन होगा। वैसे ही जब सूर्य दक्षिणायन हो जाएगा, यानी कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम के फिर उसी जगह पे आ जाएगी, तो यहाँ पे इस क्षेत्र में फिर वही सिचुएशन होगी। दिन यहाँ भी बढ़ता जाएगा, रातें छोटी होती जाएंगी, दिन इधर भी बढ़ेगा, रातें छोटी होंगी। जब सूर्य नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएगा, जब सूर्य साउदर्न हेमिस्फीयर में जाएगा। तो घूर्णन गति के ये फायदे हैं, ब्रीफ में समझ लें। दिन और रात से हम घूर्णन गति से हमें दिन और रात का आकलन करने को मिलता है। ये केवल अपने मनोमस्तिष्क का वहम है, दिन और रात होता नहीं। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन कर रही है और अपने ऑर्बिट पे पूरे सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है, यानी कि परिक्रमण कर रही है, रिवॉल्यूशन। तो इससे आप घूर्णन गति के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज समझ गए होंगे, थोड़ा बहुत आपको पता चल गया होगा। और हमें उम्मीद है कि आप घूर्णन गति से दिन और रात का जो डिवाइडेशन है उसको आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम परिक्रमण पे, यानी कि रिवॉल्यूशन पे। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पे अगर पूरी घूमती है तो 1 दिन का समय लेती है, लेकिन अगर वो पूरे सूर्य का एक चक्कर लगाती है, यानी कि ये पृथ्वी अगर अपने अक्ष पे घूर्णन करने के साथ साथ ये सूर्य का चक्कर लगाती है, तो इसको हम वार्षिक गति कहते हैं या रेवोल्यूशन कहते हैं। यानी कि वो अपने ऑर्बिट पे, ये ग्रह, पृथ्वी एक ग्रह है, ये ग्रह अपने ऑर्बिट पे परिक्रमा कर रहा है।
अपने घूर्णन के साथ साथ परिक्रमण भी कर रहा है। तो इससे हमें पूरे साल का, यानी कि इसमें 24 घंटे का समय लगता है, तो इसको पूरे साल का वार्षिक गति कहते हैं। यानी कि पूरे साल में पृथ्वी एक चक्कर लगा के फिर अपनी जगह पे आ जाती है। थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं। तो परिक्रमण वार्षिक गति कहते हैं। इसकी गति 365 दिन 6 घंटे होती है। अब आप कहेंगे 365 दिन 6 घंटे, तो हाँ, हर 4 साल पे एक लीप ईयर आता है। यानी कि यही 6 घंटे जब 4 साल हो जाएंगे तो 24 घंटे हो जाएंगे, और 24 घंटे हो जाते हैं तो उसमें 366 दिन हो जाते हैं। तो इसको लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि प्रत्येक वर्ष को, यानी कि जैसे कि दिन है, दिन को आप इसमें 365 दिन 6 घंटे लगा रही है, तो 6 घंटे को 4 बार गुणा करेंगे तो एक दिन बढ़ जाएंगे, नहीं 24 घंटे बढ़ जाएंगे। तो 24 घंटे में 366 दिन होता है। लीप ईयर यानी कि फरवरी 29 तारीख की होगी। लीप ईयर का मतलब अगर किसी बंधु का, किसी मित्र का अगर जन्म 29 फरवरी को हुआ होगा तो बेचारे वो 4 साल अपनी पूरी प्रिपरेशन करते होंगे अगले जन्म तिथि के लिए, यानी कि अगले जन्म दिवस मनाने के लिए। उसी को हम लीप ईयर कहते हैं। प्रत्येक 4 वर्ष पे एक लीप ईयर आता है, यानी कि 6 घंटे जुड़ के 24 हो जाते हैं, तो प्रत्येक 4 वर्ष पे एक लीप ईयर आता है। अब समझते हैं विषु। विषु क्या है? जैसे मान लेते हैं ये पृथ्वी का ऑर्बिट है, सूर्य यहां को है, सूर्य यहां को है। विषु यानी विषुवत रेखा। सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पे पड़े, उसी को विषु कहा गया। यानी कि तिरछी न पड़े, एकदम बीचों बीच, यानी कि आपकी परछाई कहीं बने नहीं, एकदम बीचों बीच आपके सर पे पड़े, उसी को 0 डिग्री इक्वेटर पे सूर्य जब लंबवत पड़ता है उसी को विषु कहते हैं। विषु 2 होते हैं। एक, जब पृथ्वी अपने अक्ष पे, यानी कि अपने अक्ष पे घूर्णन तो कर रही है, लेकिन अपने ऑर्बिट में जब सूर्य के चक्कर लगाती है तो एक समय आता है जब पृथ्वी यहां को होती है। तो जो ये इक्वेटर है इस पे सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती है। तो ये जो समय होता है इसको बसंत विषुव कहते हैं। इक्कीस मार्च का समय हमारी हिंदू मान्यता के अनुसार हम विक्रम संवत को अपनाते हैं, और विक्रम संवत यानी कि हमारे हिंदू का जो नववर्ष होता है वो पृथ्वी के इसी विषु से, बसंत विषु से ही हमारे पृथ्वी का नववर्ष प्रारंभ होता है, और उसी से हम बाकी गणनाएं करते हैं। ज्योतिष शास्त्र भी इसी से गणनाएं प्रारंभ करते हैं। बाकी 1, 2, 3, 4 जो 31 दिसंबर तक देखते हैं वो तो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, वो रोमन से उठ के आ गया। वो जब इतिहास पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास, तो उसके बारे में जानेंगे कि वो कैसे कैलेंडर हम सब पे हावी हो गया। लेकिन हम मानते हैं अपना कैलेंडर 21 मार्च से प्रारंभ होता है, तो इसको बसंत विषु। बसंत विषु का मतलब यह है कि पृथ्वी के अक्ष पे अपने झुके होने के कारण जब पृथ्वी इस पोजीशन में आती है तो सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पे पड़ती हैं, तो 21 मार्च का वो समय होता है। इतना आप समझिए होंगे। अब आते हैं पृथ्वी को और थोड़ा घुमाते हैं और लेके चलते हैं। पृथ्वी अपने ऑर्बिट पे घूमते घूमते यहां को पहुंच जाती है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमते घूमते, यानी कि यहां पे जब पहुंच जाती है, तो ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा पे सूर्य की लंब, देखिए सूर्य यहां बनाया, आप ये ना समझ लिए सूर्य यही है, ये आप इससे समझिए। आप इससे समझिए कि जब पृथ्वी जब अपने ऑर्बिट पे चक्कर लगा रही है, अपने ऑर्बिट पे घूम रही है यूं, तो एक समय पृथ्वी यहां आएगी, तो यहां आएगी तो वो 21 मार्च का समय होगा, बसंत विषु। फिर घूम के पृथ्वी यहां चली आएगी,
तो उसको संक्रांति का नाम दिया गया है। यानी कि संक्रांति दो होती है, एक कर्क संक्रांति, एक मकर संक्रांति। अभी कर्क पे आइए, मकर पे पहुंचते हैं तो फिर बताते हैं। तो यहां सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं, यानी कि सूर्य की किरणों का जो लंबवत जो पोजीशन है वो आखिरी कर्क रेखा पे ही है। जैसा कि मैं कई बार आपको वो चीजें रिपीट कर जो दिमाग में एकदम बैठा लेना है कि सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा से उत्तर की तरफ नहीं बढ़ती, मकर रेखा से दक्षिण की तरफ नहीं बढ़ती, कर्क रेखा पे पहुंचती हैं। ये समय होता है 21 जून का, जो कि अभी गुजरा कुछ दिन पहले आपके 21 जून का। यानी कि दिन बड़ा रात छोटी, समझ रहे हैं बात को, दिन बड़ा रात छोटी। यहाँ पे इक्वेटर पे दिन बड़ा होगा, जैसे जैसे पृथ्वी आपके जब उत्तरायण होती जाएगी, यानी कि उत्तर की तरफ जब पृथ्वी अपने ऑर्बिट पे घूमती हुई आएगी, तो गर्मी का समय, चिलचिलाती गर्मी 21 जून को आप महसूस करते हैं। जैसे कि बरसात का समय भी आगे इसी के बाद से, यानी कि जून में ही वर्षा प्रवेश कर जाती है। वो वर्षा के बारे में जलवायु पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे। उसके बाद पृथ्वी फिर घूमते घूमते इधर को आ गई। तब भी इक्वेटर पे लंबवत किरणें यहां पड़ रही है। ये समय होगा आपके 23 सितंबर का। इन दोनों का फॉर्मेशन एक ही है। इन दोनों के जब ये दोनों तारीखें, जब ये दोनों डेट आती हैं, यानी कि जब वसंत विषु और शरद विषु जब आता है, तो हमें ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्म, एक सुहावना मौसम होता है, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, वो वाला समय होता है। तो हम 21 मार्च को जब सूर्य की लंबवत किरणें 21 मार्च को जब इक्वेटर पे पड़ेंगी तो उसको वसंत विषुव कहेंगे। फिर सूर्य उत्तरायण होगा, उत्तरायण होने के बाद कर्क रेखा पे, यानी कि संक्रांति इसको कहते हैं, इस पोजीशन को आपको कहते हैं कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति, तो जब सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पे पड़ेंगी तो ये 21 जून का समय होगा, ये कर्क संक्रांति कहा जाएगा। अब फिर सूर्य घूम के यहां को चला है। ये है आपका 22 दिसंबर का समय, जिसको मकर संक्रांति कहते हैं। अब वो मकर संक्रांति ना समझ लीजिएगा जो 14 जनवरी को पड़ती है। अब वो पता नहीं कैसे गणना की जाती है, लेकिन अगर सूर्य के अकॉर्डिंग उस मकर संक्रांति की गणना की जाए तो हम यहां पहुंचेंगे 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को जब सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पे पड़ेंगी तो इसको आप मकर संक्रांति कहेंगे। आप समझ रहे होंगे, एक बार ब्रीफ में फिर से समझ लें। ये जो परिक्रमण यानी कि रिवॉल्यूशन होता है, ये वार्षिक गति कही जाती है। 365 दिन 6 आवर में पृथ्वी अपने ऑर्बिट पे एक चक्कर लगाती है विषु, और विषु का निर्धारण आपकी जलवायु पे भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। जब हम जलवायु पढ़ाएंगे तो आपकी जितनी भी क्वेरी होगी, दिमाग में जितने भी उलझने होंगी, सब धीरे धीरे मैं दूर कर दूंगा। क्योंकि अब इसके बाद से कुछ और कॉन्सेप्ट आपकी गुणन और इस गतियों में, पृथ्वी की गतियों में है, जो कि उपभू अपभू अपसौर अपसौर, इसके बारे में अगली कक्षाओं में मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद अब मैं एटमॉस्फेयर, जलवायु, फिर क्रमवार कक्षाएं चलेंगी। आपको पृथ्वी के बारे में पूर्ण तो नहीं, लेकिन आपको उतना जरूर आपको ज्ञान दे दूंगा कि आप किसी भी परीक्षा में बैठें तो आप अपने अकॉर्डिंग, यानी कि आप जितना भी अध्ययन किए हों उससे आपको सवाल मिले और आप हमें मन ही मन धन्यवाद कहें, मन ही मन। तो ये समझ लेते हैं, ये आपने समझ लिया। एक बार ग्लोब से समझ लें। जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन कर रही है और ये पश्चिम से पूर्व की तरफ सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है। पृथ्वी यहां आई, सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ी, तो ये हो गया आपका वसंत विषु,
यानी कि 21 मार्च का समय पृथ्वी जब और उत्तरायण गई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो ये इक्वेटर से न होकर फिर नीचे चली गई सॉरी ऊपर आ गई, उत्तरायण हो रही है तो ऊपर आ गई तो कर्क रेखा पे पहुंची। तो ये समय हो गया आपका 21 जून का समय। फिर ये घूम के आपको फिर यहाँ आ गई, यानी कि ये भी घूम रहा है, यहाँ आ गई। तो इस सूर्य की किरणें फिर इक्वेटर पे लंबवत पड़ी और फिर सूर्य जब दक्षिणायन हो रहा है, यानी कि सूर्य फिर नीचे की तरफ जा रहा है, सूर्य नीचे नहीं जा रहा, पृथ्वी घूर्णन कर रही है, परिक्रमण कर रही है। तो जब नीचे की ओर जा रहा है तो ये वाला समय हो गया 23 सितंबर का। फिर जब पृथ्वी यहाँ को आई, यानी कि सूर्य जब दक्षिणायन हो गया, तो ये वाला आपका समय हो गया 22 दिसंबर का। इससे एक चीज और समझ लें कि जो मैं कह रहा हूं लंबवत और क्षैतिज, जो किरणें, जो लंबवत और क्षैतिज, जो मैं भाषा का जो बात आपको बताना चाहता हूं वो बस यही बताना चाहता हूं। आप सामने से देखें कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर पृथ्वी यूं होती तो क्या लंबवत क्या क्षैतिज, डायरेक्ट सूर्य की किरणें पड़ती, हर जगह बराबर समय होता। इसके अक्ष पे झुके होने के कारण और इसके घूर्णन और परिक्रमण के कारण ही पृथ्वी का ऐसे समय और ऐसे ताप का, इसमें ताप का भी सबसे ज्यादा रोल है। जो मैंने तापीय डिवाइडेशन कल आपको मैंने बताया था, उष्णकटिबंधीय, उसके बाद उपोष्णकटिबंधीय, फिर शीतोष्णकटिबंधीय, ये जो मैंने आपको बताया था, ये इस पे भी असर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको समझ लेंगे तो आप ताप का निर्धारण, जैसे मान लेते हैं कि ये कर्क रेखा है, हमारे बीचों बीच गुजर रही है और ये सूर्य की किरणें हैं, ठीक। तो ये यहां सीधी पड़ेंगी और टकरा के इधर को निकलेंगी, कुछ किरणें टकरा के इधर को निकलेंगी। तो इधर जब सूर्य उत्तरायण होगा तो इधर जो इसकी क्षैतिज स्थिति है वो कम होगी, लेकिन अगर यही यहां से अगर इधर को पहुंचेंगी तो वो ज्यादा होगी, यानी कि इधर दिन छोटा होगा, इधर दिन लंबा होगा। तो यही है पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण गति, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस क्लास में जो भी मैंने आपको बताया वो समझ गए होंगे, और ऐसे ही हमें प्यार स्नेह देते रहिए। और मित्र अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बगल में एक छोटा सा घंटी होगी, आप घंटी भी बजा दें, इससे आपको हमारे जो भी नए वीडियो आए वो आपको मिल सके। और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, गलतियाँ मनुष्य से ही होती है और मनुष्य ही गलतियाँ करता है। अगर मनुष्य गलतियाँ नहीं करता तो मानव और पशु में कोई अंतर नहीं है। तो हमारी स्मृति और हमारी सोचने की क्षमता उतनी होनी चाहिए कि हम उस व्यक्ति की गलतियों को न लेके उसकी अच्छाइयों को ले और अपने जीवन को सुदृढ़ बनाएं। इसी के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, स्नेह प्यार ऐसे ही देते रहिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।